इस वीडियो में दिखाई गई कहानी, पात्र और घटनाएं पूरी तरह से काल्पनिक हैं। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, परिवार, समुदाय या धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यदि इस कहानी का किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से कोई समानता हो तो वो केवल एक संयोग मात्र है। ये कहानी केवल मनोरंजन और सामाजिक जागरूकता के उद्देश्य से बनाई गई है, ताकि माता पिता के सम्मान और मानवीय मूल्यों का महत्व समझाया जा सके। कृपया इस वीडियो को गलत दृष्टिकोण से ना देखें और इसे किसी की वास्तविक जिंदगी से ना जोड़ें। दोस्तों, हम हर हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी लायरा इनसाइट चैनल की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। बारिशों के मौसम में पानी की बौछार और ठंडी हवाएं जितनी सुहानी होती हैं, सड़कें उतनी ही सुनसान और खतरनाक। आज की कहानी हमारे एक व्यूअर अजीत के साथ हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। मेरा नाम अजीत है और अगस्त 2016 में मैं अपने ऑफिस के एक दोस्त कार्तिक के साथ दिल्ली से मनाली जा रहा था। हम दोनों को पहाड़ों पर घूमने का बहुत शौक था और बारिश के मौसम में रोड ट्रिप का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। हमने सोचा क्यों ना इस वीकेंड हम मनाली की एक छोटी सी ट्रिप मार आएं। हमारा वहां रात के 9 बजे तक पहुंचने का प्लान था, पर तेज बारिश की वजह से हम लोगों ने 2 घंटे का ब्रेक ले लिया। आसपास के लोगों ने हमें ऐसे मौसम में आगे जाने के लिए बहुत मना किया, लेकिन हम लोग भी ठान कर आए थे कि ये मनाली की ट्रिप तो एंजॉय करके ही घर लौटेंगे। तो बारिश हल्की होते ही हम वापस मनाली की ओर तो निकल गए। कुछ ही दूर जाते ही इतनी धुआंधार बारिश हुई कि मेरे लिए गाड़ी चला पाना मुश्किल हो रहा था। गाड़ी के शीशों पर ओस जम गई थी, जिसकी वजह से आगे का रास्ता बिल्कुल नहीं दिख रहा था। मनाली कुछ 40 किलोमीटर दूर ही था, तो हम धीरे धीरे किसी तरह गाड़ी चलाते रहे। कुछ दूर हमें चाय की एक टपरी दिखी तो हमने वहां गाड़ी रोक ली। हम गाड़ी में बैठकर चाय ही पी रहे थे कि अचानक से हमारी गाड़ी की खिड़की पर किसी ने जोर जोर से ठक ठक की। मेरे दोस्त ने जब गाड़ी का शीशा नीचे किया तो हमने देखा कि एक बेहद सुंदर लड़की सफ़ेद साड़ी में ऊपर से नीचे तक भीगी हुई हमसे कुछ कहना चाह रही है। वो बोली, साहब क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? पास में ही मेरा गांव है। मुझे वो लड़की कुछ ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन मेरा दोस्त कार्तिक उसकी खूबसूरती से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था और उसे बिठाने के लिए मुझे इंसिस्ट करने लगा। मैंने उसकी बात मानकर उस लड़की को पीछे वाली सीट पर बिठा तो लिया, पर मेरे मन में कुछ अजीब सा खटक रहा था। मेरा दोस्त उसे कुछ ना कुछ सवाल करे जा रहा था, पर वो लड़की एकदम चुपचाप बैठी थी। मुझे उस लड़की की आंखों में एक अलग ही चमक दिख रही थी। बारिश और तेज हो गई और एकदम से उस लड़की ने कुछ बोलना शुरू कर दिया। वो कहने लगी, इस सड़क पर बारिश के वक्त बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं। 2 महीने पहले मेरा भी इसी सड़क पर एक्सीडेंट हुआ था। मैं ऐसे ही पूरी भीगी हुई इस सड़क से अपने गांव जा रही थी और जाते वक्त पता नहीं किस गाड़ी ने अचानक मेरे सामने आकर मुझे ठोकर मार दी और तड़पती हुई हालत में मुझे यहीं छोड़कर चली गई। किसी ने वो गाड़ी रोकी तक नहीं। वो ये सब बोल ही रही थी कि मुझे चक्कर आने शुरू हो गए। जैसा जैसा वो कह रही थी, मुझे अपने सामने रोड पर वही सब होता हुआ दिख रहा था। मुझे दिखा कि सफ़ेद साड़ी में एक लड़की को एक गाड़ी बहुत तेज ठोकर मार के आगे निकल गई। मेरी गाड़ी जब उस जगह पर पहुंची तो मेरी खिड़की के बगल में आकर वो लड़की जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो मदद मांग रही थी। जब मैंने गौर से देखा तो मैं शॉक हो गया। वो लड़की हूबहू वैसी ही दिख रही थी जैसे मेरी गाड़ी में पीछे बैठी लड़की। तभी रियर व्यू मिरर में मुझे उस लड़की का डरावना चेहरा दिखा, जिसे देखकर मैं सुन्न पड़ गया और मेरी गाड़ी जाके एक दूसरी गाड़ी में टकरा गई। मेरा सर स्टीयरिंग पर जा लगा और मेरे बगल में बैठा कार्तिक बुरी तरह से जख्मी हो गया था। जब मैंने पीछे देखा तो वो लड़की जो हमारे साथ बैठी थी वो गायब हो चुकी थी। हम किसी तरह मनाली के बस स्टॉप पहुंचे, जहां लोगों ने हमारी मदद करी। ये किस्सा जब मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने मुझसे कहा कि 2 महीने पहले उनके गाँव की एक लड़की की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और आज भी वो सब सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी हमारे एक व्यूअर अमित ने हमें भेजी है। अब मैं आपको उसी के नज़रिए से ये कहानी सुनाऊंगा। ये बात 2012 की है, जब मैं देहरादून में बीकॉम कर रहा था। कॉलेज का फर्स्ट ईयर था और मुझे गांधी भवन हॉस्टल में रूम नंबर 138 अलॉट हुआ था। हॉस्टल के पहले दिन से मेरे साथ कुछ अजीब ही चीजें हो रही थी। रोज सोने के बाद आधी रात में मुझे किसी लड़के के रोने की आवाजें सुनाई देती थी, जैसे कोई उस लड़के को बहुत बुरी तरह पीट रहा हो। कभी मुझे ऐसा लगता था कि मेरे रूम के अंदर कोई आया है और खिड़की के पास खड़े होकर मुझे बस घूरे जा रहा है। मुझे तब और ज्यादा डर लगने लगा जब मेरे रूममेट ने बताया कि उसे ऐसी कोई आवाजें नहीं सुनाई देती थी। शुरू के पहले महीने में हमें 4 दिन की छुट्टी मिली थी। कई लोग घर चले गए और हॉस्टल में बहुत ही कम लोग रुके थे। मेरा रूममेट भी घर चला गया था और मैं मेरे रूम में अकेला था। उस दिन बाहर जोरदार बारिश हो रही थी। करीब रात के 12 बजे दरवाजे पर बहुत जोर से खटखट हुई। मैंने दरवाजा खोला तो वहाँ कोई नहीं था और जब मैं वापस मुड़ा तो मेरे रूम का सारा सामान बिखरा पड़ा था। बारिश और तेज हो गई, जिसकी वजह से लाइट भी चली गई। कुछ देर बाद दरवाजे पर और जोरों से खटखट, लेकिन इस बार भी बाहर कोई नहीं था।
तब मैंने देखा कि बगल वाला कमरा, जिस पर हमेशा ताला लगा रहता था, वो खुला पड़ा। पता नहीं मुझे क्या सूझा, पर मैं इस रूम के अंदर जाने से खुद को रोक ही नहीं पाया। अंदर घुसते ही कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। मुझे फिर वही रोने की आवाज सुनाई देने लगी, जो मुझे रोज रात में सोने नहीं देती थी। तभी मेरे पीछे की अलमारी बहुत तेजी से हिलने लगी। मुझे ऐसा लगा कि उसके अंदर से कोई बाहर आना चाहता है। इतने में मुझे खिड़की टूटने की आवाज सुनाई दी, और जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, मुझे कड़कती बिजली की रोशनी में पंखे से लटकी एक लड़के की लाश दिखी। मैं वो देखकर बुरी तरह घबरा गया और उस कमरे से निकलकर नीचे गार्ड के पास भागा और उसे सब कुछ बताया। वो गार्ड मुझे वापस उस रूम नंबर 137 ले गया। जो मैंने देखा तो मेरे होश उड़ गए। उस कमरे पर ताला लगा था। गार्ड ने मुझे बताया कि वो रूम पिछले 15 सालों से बंद पड़ा है। उसने बताया कि यहाँ एक लड़का रहता था, जिसे यहाँ एक प्रोफेसर की बेटी से प्यार हो गया था। प्रोफेसर को उनका रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, और कल्चरल फेस्ट के एक दिन उस प्रोफेसर ने उस लड़के को पंखे से लटकाकर मार डाला, और उस लड़के का नाम भी अमित था। ये सुन के मैं पूरी तरह दंग रह गया। मैंने अगली सुबह ही अपना हॉस्टल चेंज कराया। उस रात के बाद मेरे साथ ऐसा किस्सा फिर कभी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मेरे अंदर उस हॉस्टल के सामने से गुजरने की हिम्मत कभी नहीं हुई। अगर आपके पास भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस है तो हमें जरूर मेल करें। ये कहानी मुंबई में रहने वाली गुप्ता फैमिली की है। मिस्टर गुप्ता अक्सर काम के चलते घर से दूर रहते थे। मिसेस गुप्ता को इसकी आदत तो थी, पर 2 छोटे बच्चे, नया फ्लैट, नई जगह, अकेले मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। 26 जुलाई मुंबई में जोरदार बारिश हो रही थी। उस रात मिस्टर गुप्ता ऑफिस के काम से बाहर थे और मिसेस गुप्ता दोनों बच्चों को सुलाकर हॉल में टीवी देख रही थी। रात के कुछ 1 बज रहे थे। उन्हें लगा कि शुभम रात में उठकर कुछ मस्ती कर रहा है, तो वो गुस्से में बोली, शुभम, तू सोया नहीं अभी तक? पर वहाँ शुभम नहीं, बल्कि एक 18-19 साल का अजीब सा दिखने वाला लड़का। मिसेस गुप्ता थोड़ा डर गईं कि ये लड़का छोटे बच्चों की तरह अजीब अजीब हरकतें क्यों कर रहा है। जैसे ही वो उस लड़के की तरफ आगे बढ़ी, वो लड़का सीधा बच्चों के कमरों में चला गया। वो उसके पीछे पीछे अंदर गईं और उसे बहुत ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिला। फिर जैसे ही उन्होंने बच्चों के कमरे की अलमारी खोली, वो लड़का वहीं था। मिसेस गुप्ता ने तुरंत अपने हस्बैंड को फोन किया, लेकिन फोन में नेटवर्क ही नहीं और कोई दरवाजे को जोर जोर से खटखटाने लगा। मिसेस गुप्ता ने हिम्मत करके जैसे ही दरवाजा खोला, वैसे ही एक बूढ़ी सी औरत हाथ में फावड़ा लिए बच्चों के कमरे की तरफ बढ़ी। मिसेस गुप्ता भी उसके पीछे पीछे अंदर भागी। रुक जाओ, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुमको? रुक जाओ। उस औरत के अंदर घुसते ही दरवाजा बेहद जोर से बंद हुआ। मिसेस गुप्ता ने जैसे ही दरवाजा खोला, उन्होंने देखा कि बालकनी में वो औरत उसी लड़के के साथ रेलिंग पर खड़ी है। उस औरत ने मिसेस गुप्ता को मुड़ के देखा और लड़के को लेकर नीचे कूद गई। मिसेस गुप्ता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने तुरंत अपने दोनों बच्चों को वहां से उठाया, गाड़ी की चाबी ली और अपने एक फैमिली फ्रेंड के घर चली गई। पता करने पर मालूम हुआ कि उस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के समय 26 जुलाई 2005 को एक औरत और उसका मानसिक रूप से बीमार एक लड़का 25वें माले से नीचे गिरकर मर गए थे। वो फ्लैट आज तक खाली पड़ा है और कोई इस घटना को सुन के वहाँ नहीं रहना चाहता। जब एक न्यूली मैरिड कपल स्नेहा और प्रणय अपनी वीकेंड आउटिंग के लिए लोनावला जा रहे थे, रास्ते में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई और उनकी कार एक गड्ढे में जा फंसी। दोनों ने कार से निकलकर देखा कि इंजन में कुछ कचरा फंस गया है। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो कार स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे थे। हाईवे के एक किनारे एक पुराना सा कॉटेज था। बहुत रात हो चुकी थी और बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो उन्होंने सोचा कि वो दोनों आज रात उस कॉटेज में ही रुक जाएंगे और सुबह कार ठीक करवा के आराम से लोनावला चले जाएंगे। बारिश की वजह से उन दोनों के शरीर पर काफी कीचड़ लग गई थी। जैसे ही उन्हें रूम मिला, तब उसने देखा कि ना ही शावर और ना ही बाथरूम का नल काम कर रहे हैं। उन्होंने कई बार रिसेप्शन पर फोन लगाया, लेकिन किसी ने भी फोन नहीं उठाया। प्रणय बहुत गुस्से में नीचे रिसेप्शन तक गया। उसने देखा कि रिसेप्शनिस्ट ईयरफोन लगा के मोबाइल पर कुछ देख रहा था। प्रणय ने उसके हाथ से फोन छीना और उसे बहुत सुनाया। वो उस रिसेप्शनिस्ट पर चिल्ला ही रहा था कि उधर उसकी वाइफ नेहा को अचानक शावर से पानी गिरने की आवाज आई। जब वो बाथरूम में गई, तब उसने देखा कि पानी आने लगा था। उसे लगा कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और वो दरवाजा बंद करके नहाने चली गई। कुछ देर बाद उसे रूम के मेन डोर खुलने की आवाज आई। उसे लगा कि प्रणय वापस आ गया है। जब उसके बाथरूम के दरवाजे पर ठक ठक हुई, उसे लगा कि प्रणय उसके बाथरूम के दरवाजे को खटखटा रहा है। उसने बोला कि वो अंदर है और जल्दी से नहा कर आ रही है, लेकिन दरवाजे की ठक ठक और तेज हो गई। स्नेहा को लगा कि शायद उसकी आवाज बाहर तक नहीं जा रही, तो उसने शावर बंद करने का ट्राई किया, लेकिन वो शावर बंद ही नहीं हो रहा था। अचानक उसमें से काले रंग का पानी निकलने लगा। स्नेहा ने तुरंत अपना टॉवल पहन लिया। बाथरूम में गर्म पानी की भाप की वजह से सब धुंधला हो गया था। स्नेहा ने जब अपना पर्दा हटा के देखा, तो उसे दिखा कि बाथरूम का दरवाजा खुला पड़ा था।
उसे कुछ अजीब सा लगा। वो दरवाजा बंद करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, वैसे ही उसे लगा मानो जैसे पीछे से उसे किसी ने पकड़ लिया हो। बाथरूम की लाइट्स भी अचानक फिकर करने लगी। स्नेहा ने घबराते हुए जब पीछे मुड़ के देखा तो वो सुन्न पड़ गई। उसने देखा कि शावर से निकलता हुआ काला पानी एक बहुत ही बड़ी काली परछाई में बदल गया था। स्नेहा डर के मारे बहुत जोर से चीखी। उसकी चीख सुनते ही प्रणय भागा भागा वहां आया। उसने देखा कि बाथरूम का दरवाजा खुला पड़ा है और स्नेहा टॉवल लपेटे नीचे फर्श पर बेहोश पड़ी है। प्रणय ने जब पर्दा हटा के देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन बाथटब के एक कोने में एक चाकू पड़ा था, जिसे देखकर प्रणय पूरी तरह सहम गया। उसने उस चाकू को उठाया और वो चाकू अपने हाथ में लेके वो जैसे ही फोड़ा, तभी शीशे में उसे अपना एक भयानक चेहरा दिखा, जिसे देख के उसके हाथ से चाकू नीचे गिर गया। उसने वापस शीशे में देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। उसने जल्दी से स्नेहा को कपड़े पहनाकर बेड पर लिटाया। जब स्नेहा को होश आया तो उसने पूरा किस्सा प्रणय को बताया। वो दोनों उसी रात एक कार बुलवा के वापस अपने घर आ गए। उन्हें आज तक समझ नहीं आया कि उनके साथ क्या हुआ था। क्या उस कॉटेज में कोई मर्डरर या रेपिस्ट था या कोई भूत था जो उन्हें सता रहा था। दोस्तों, अक्सर ऐसा ही होता है, जब हम नई अनजान जगह पर जाते हैं तो ना चाहते हुए भी हमारे साथ दुर्घटना हो ही जाती है। अब एक और स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। मुकेश मिल्स इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक, जो अक्सर भूतिया या हॉरर फिल्म्स शूट करने के लिए यूज की जाती है। लेकिन हकीकत में इस जगह पर कई ऐसे किस्से घटे हैं कि बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर्स और एक्टर्स इस जगह पर अपनी मूवीज शूट करने से अब बेहद डरने लगे हैं। कई सालों पहले यहाँ पर कॉटन और वूल के कपड़े बनते थे, लेकिन 1981 की एंड में एक ऐसी आग लगी जिससे सब कुछ जल के राख हो गया। आज तक कोई नहीं जानता कि वो आग कैसे लगी, लेकिन तब से ये जगह वीरान पड़ी है और इसके आसपास कोई भी नहीं जाता। एक बार की बात है, मुकेश मिल्स में एक हिंदी हॉरर फिल्म की शूटिंग चल रही थी। फिल्म की हीरोइन ग्रीन रूम में अकेले अपने डायलॉग्स रिहर्स कर रही थी। तभी उसकी नज़र एक बहुत ही सुंदर झुमकों पर पड़ी जो जमीन पर नीचे गिरे हुए थे। उसने वो झुमके उठाए और शीशे के सामने अपने कान में लगाकर वो झुमके देखने लगी कि तभी उसके असिस्टेंट प्रिया ग्रीन रूम में आ गई। प्रिया ने जैसे ही शीशे में देखा तो वो एकदम से बहुत ज्यादा घबरा गई। उस शीशे में उसे उस हीरोइन की जगह एक जली हुई दुल्हन दिखी जिसने वो झुमके पहन रखे थे। प्रिया डर के मारे चिल्लाई तो उस हीरोइन के हाथ से झुमके नीचे गिर गए। अब प्रिया को उस शीशे में वो औरत नहीं दिख रही थी और सब नॉर्मल था। प्रिया को लगा कि शायद ये उसका वहम होगा। उसने हीरोइन से माफी मांगी और उसे बताया कि शॉट रेडी है और डायरेक्टर उसे शॉट के लिए बुला रहा है। कुछ देर बाद जब वो हीरोइन अपना शॉट दे रही थी तो अचानक से उस फिल्म के सेट पर लाइट्स जलबुझ होने लगी। थोड़ी देर फ्लिकरिंग के बाद एक बड़ा सा धमाका हुआ और वहाँ की सारी लाइट्स ऑफ हो गई। प्रोडक्शन असिस्टेंट बाबू अपने एक साथी को लेकर फ्यूज चेक करने के लिए थोड़ा बाहर निकला। बाहर बहुत तेज बारिश शुरू हो गई थी, बिजली कड़क रही थी और बादल जोरों से गरज रहे थे। जब बाबू और वो दोनों मुकेश मिल्स की लॉबी की तरफ गए तो उन्हें अंधेरे में एक आदमी दिखा जो बारिश में खड़ा सिगरेट पी रहा था। अंधेरे की वजह से उसका चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था। बाबू ने बिजली के फ्यूज के बारे में उससे पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। शाम को वो आदमी बेहद अजीब लग रहा था, लेकिन कुछ ही पल बाद उस आदमी ने अपने हाथ से मिल्स के कोने की तरफ इशारा किया। वो दोनों उस तरफ जाने लगे, लेकिन बाबू बार बार उस आदमी को पीछे मुड़कर देख रहा था। तभी अचानक से बिजली कड़की और उस आदमी की शक्ल बाबू को दिखी, जिसे देखकर वो सुन्न सा पड़ गया। उस आदमी का चेहरा बेहद डरावना था और वो घूर घूर कर बाबू को देखे जा रहा था। इतने में बाबू के साथी ने फ्यूज ठीक कर दिया और लाइट वापस आ गई, लेकिन लाइट वापस आते ही वो आदमी गायब हो गया। बाबू बिना किसी को कुछ बोले डरा डरा वापस सेट पर चल दिया। लाइट वापस आ गई और शूटिंग फिर से शुरू हो गई, लेकिन अब उस हीरोइन के मुंह से डायलॉग्स ही नहीं निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो बोलना चाह रही है, लेकिन किसी ने उसका मुंह ही बंद कर दिया हो। तभी उसका शरीर भी अकड़ने लगा और अचानक से उसे चक्कर आए और वो वहीं बेहोश होकर नीचे गिर गई। डायरेक्टर ने एक शॉर्ट ब्रेक अनाउंस किया और हीरोइन की असिस्टेंट प्रिया उसे ग्रीन रूम ले गई। प्रिया ने उसे ग्रीन रूम में लिटाया और उसके लिए जूस लेने बाहर जाने लगी। तभी उसे टेबल पर पड़े वो झुमके दिखे जो उस हीरोइन ने पहले पहने थे। उसने वो झुमके लिए और बाहर जाते हुए उन्हें डस्टबिन में फेंक दिया। उसे लगा कि हो ना हो उन झुमकों की वजह से ही शायद सब कुछ बिगड़ रहा है। बाबू, जिसने सिगरेट पीते हुए उस आदमी को देखा था, वो डरा डरा मुकेश मिल्स में इधर से उधर घूम रहा था। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई छोटी सी बच्ची उस भयानक बिल्डिंग के अंदर कैद है और वो रो रही है। धीरे धीरे वो आवाज और तेज होती गई और उसके कानों में गूंजने लगी। उधर हीरोइन की असिस्टेंट प्रिया जूस लेकर ग्रीन रूम में पहुंची।
तब उसने जो देखा उसे देखकर वो चौंक उठी। उसने देखा कि वो हीरोइन शीशे के सामने वही झुमके पहने बैठी है जिसे उसने अभी फेंका था। उस हीरोइन की आंखें लाल हो चुकी थी। उसने अपने हाथ में स्क्रिप्ट ली रखी थी और वो पागलों की तरह कुछ भी बड़बड़ाए जा रही थी। अचानक उसने सारे पेपर्स फाड़ दिए और उन्हें खाने लगी। ये सब देखकर प्रिया कांप उठी और जल्दी से रूम से भाग आई। उसने सीधा जाकर डायरेक्टर को पूरी बात बताई और सब लोग मिलकर उस ग्रीन रूम में पहुंचे, पर वहां सब कुछ नॉर्मल था। वो हीरोइन वहीं पर बैठी हुई अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रही थी। प्रिया कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। उस एक्ट्रेस ने डायरेक्टर से कहा, क्या वो आज की शूट कैंसिल कर सकते हैं? डायरेक्टर फौरन मान गया और उसने अपनी क्रू को पैकअप करने के लिए बोल दिया। हीरोइन, बाकी एक्टर्स और डायरेक्टर्स सब लोग अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए, लेकिन उसकी असिस्टेंट अब भी ग्रीन रूम में ही थी। वो उस एक्ट्रेस का सामान पैक कर रही थी कि उसे वो झुमके फिर से दिखे। उसने जैसे ही वो झुमके अपने हाथ में लिए, उसे वो औरत फिर से शीशे में ठीक उसके पीछे खड़ी दिखी। वो मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। उसने झुमके वहीं छोड़ दिए और वहां से जल्दी से निकल गई। वहां से निकलते ही उस हीरोइन की तबीयत एकदम ठीक हो गई, लेकिन वो प्रोडक्शन का लड़का पूरी तरह से पागल हो गया और कुछ ही दिनों में उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि उसने उस मिल में जाकर अपने आप को जला डाला। वो जली हुई झुमके वाली औरत, या वो रोती हुई बच्ची की गूंज, या वो सिगरेट पीता डरावना आदमी, ये सब कई बार कई लोगों ने महसूस किया है। कहते हैं कि एक बार मुकेश मिल्स में नाइट ड्यूटी करते हुए एक गार्ड ने उस मिल्स के अंदर से म्यूजिक बजने की आवाजें सुनी। ये बहुत अजीब था क्योंकि उस दिन कोई शूटिंग नहीं हो रही थी और न ही मिल्स के अंदर कोई इवेंट था। उस रात उस गार्ड ने अंदर जाकर देखा तो उसे काली परछाई दिखी। वो उसे देखकर इतना डर गया कि उसने वो नौकरी ही छोड़ दी। और तो और वहाँ एक बार एक 10 साल की लड़की शूटिंग करते समय अचानक से बहुत अजीब तरीके से बिहेव करने लगी। उसने पहले तो एक मर्द की आवाज़ में सबको वहाँ से भाग जाने के लिए कहा और फिर अपने हाथों के बल उल्टा होकर चलने लगी और कुछ ही पल में बेहोश हो गई। ये देख सब लोग वहाँ से जल्दी से निकल गए। जैसे ही उसके पिता उसे उस मिल से कुछ दूर लेकर गए, वो एकदम नॉर्मल हो गई, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं रहा कि उसके साथ क्या हुआ था। मुकेश मिल्स की ऐसी कई कहानियां हैं और वहाँ ऐसे कई राज छुपे हैं, लेकिन मुकेश मिल्स का सच कोई नहीं जानता। दोस्तों, आइए अब चलते हैं एक और स्टोरी की तरफ। बारिश की रात, वो मौसम जिसमें बादल दिल खोल कर बरसती हैं। गीली मिट्टी की खुशबू भला किसे अच्छी नहीं लगती, पर अगर ये बारिश अपने साथ कुछ ऐसा ले आए जिससे पीछा छुड़ाना नामुमकिन हो जाए तो। ये कहानी 30 साल के समीर की सच्ची घटना पर आधारित है। उस रात वो अपने ऑफिस से घर जा रहा था। उस दिन उसकी एनिवर्सरी थी, पर उसे ऑफिस से निकलने में देरी हो गई थी। घर पर उसकी पत्नी गीता उसका इंतजार कर रही थी, पर उसकी बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। उसने सोचा कि बस आने का टाइम हो गया है तो क्यों ना वो बस लेकर ही चला जाए। बस स्टैंड तक पहुंचते पहुंचते आसमान में गरज रहे बादल बरसने लगे और देखते ही देखते बहुत ही तेज बारिश होने लगी। समीर अपना सूटकेस अपने सर पर रखकर बस का इंतजार करने लगा। समीर के कपड़े बुरी तरह भीग रहे थे कि तभी उसके ऊपर बारिश की बूंदें गिरना बंद हो गई। समीर ने अपने साइड में देखा तो एक आदमी अपनी छतरी के आधे हिस्से से समीर को भीगने से बचा रहा था। समीर को ये देखकर बहुत अच्छा लगा और वो उस आदमी को देखकर मुस्कुराने लगा। उस आदमी ने हाथों में ग्लव्स, आंखों पर एक काला चश्मा और सर पर एक काली हैट पहनी हुई थी, इसीलिए समीर को वो आदमी दिखने में थोड़ा अजीब लग रहा था। तभी वो आदमी समीर को देखकर कहने लगा, ये दुनिया कितनी अजीब है ना, कहीं बारिश है तो कहीं सूखा, कहीं जिंदगी है तो कहीं मौत। समीर के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसने बस मुस्कुराकर अपना सर हिला दिया। उसी समय समीर का फोन बज पड़ा। उसने पॉकेट से जैसे ही फोन निकाला, उसका फोन उसके हाथ से स्लिप होकर जमीन पर गिर गया। समीर जैसे ही जमीन से फोन उठाने के लिए झुका, उसे कुछ ऐसा दिखा जिससे उसकी रूह ही कांप गई। उसके साथ में खड़े आदमी की टांगे ही नहीं थी और ना ही उस आदमी के जूते के अंदर पैर थे, मानो वो आदमी हवा में झूल रहा था। समीर के चेहरे का रंग बदलने लगा, पर उसने चुपचाप अपना फोन उठाया और उसके पैरों के बारे में सोचने लगा। समीर ने उस आदमी से दूर जाने का सोचा, लेकिन जैसे ही उसने अपनी नजरें घुमाई तो उसे दिखा कि अब पूरा बस स्टैंड खाली था। आसपास किसी ऑटो का भी नामो निशान नहीं था। वहां पर अब समीर और उस आदमी के अलावा और कोई भी नहीं था। समीर की हालत अब खराब हो रही थी। देखते ही देखते बारिश और तेज होने लगी। उस तूफान के बीच उस बस स्टैंड पर वही दोनों खड़े थे। समीर को बारिश की वजह से अब कुछ ढंग से दिखाई भी नहीं दे रहा था। उसे कोई बस भी आती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। समीर ने अपनी वाइफ गीता को मैसेज किया और उसे अपनी सिचुएशन बताते हुए जल्दी से आने के लिए कहा। ये मैसेज लिखते ही समीर को उस आदमी की आवाज आई, गीता को यहाँ बुलाना ठीक नहीं होगा समीर।
ये सुनते ही समीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो उस छतरी के नीचे से निकलकर रोड की दूसरी तरफ भागने लगा। बिना पीछे मुड़े समीर तब तक भागता रहा जब तक उसे वो आदमी दिखना बंद नहीं हो गया। भागते भागते समीर बहुत ज्यादा थक गया था। समीर रोड के साइड पर लगे एक बेंच पर जाकर बैठ गया। उसने अपनी तेज चल रही सांसों को नॉर्मल किया, पर तभी एकदम से उसके सर पर पड़ रही बरसात फिर से बंद हो गई। समीर ने सहमी नजर से अपने साइड में देखा तो उसके साइड में फिर वही आदमी छतरी लिए बैठा था। ये देखकर समीर की चीख निकल गई और वो तुरंत उस बेंच से उठकर फिर से रोड की तरफ भागा। रोड पर बारिश की वजह से अब धुंध भी आने लगी थी। आसमान में कड़कती बिजली की आवाज समीर की चीखों को दबा रही थी। थोड़ी दूर आकर समीर फिर से रुक गया। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। हाँफते जब उसने सामने देखा तो बहुत जोर से बिजली कड़ गई और उस बिजली की चमकती रोशनी में उसे वही आदमी रोड के बीचों बीच खड़ा दिखाई दिया। इस बार सिर्फ उसका आधा शरीर हवा में तैर रहा था। वो समीर को देखकर मुस्कुराया और उसने अपना चश्मा उतार दिया। उस आदमी की आंखें पूरी तरह से काली पड़ी थीं और उसमें से खून बह रहा था। तभी समीर को पीछे से एक बस के हॉर्न की आवाज आई। समीर ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे से एक बस आ रही थी। अचानक ही बहुत सारे लोगों की भीड़ भी उस बस की तरफ आने लगी। समीर को अपनी जान बचाने का और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वो दौड़कर उस बस के पास पहुंचा। जैसे ही वो बस उस स्टैंड पर आई, सभी लोग धक्का मुक्की करके उस बस में घुसने की कोशिश करने लगे। उसी धक्का मुक्की में समीर उस भीड़ के बीच गिर गया। उसके पूरे शरीर पर लोगों के पैर लग रहे थे और समीर कुछ भी नहीं कर पा रहा था। बस के ड्राइवर ने भीड़ को हटाने के लिए बस को थोड़ा आगे बढ़ा दिया और समीर का आधा शरीर उस बस के नीचे कुचल गया। तड़पता हुआ समीर वहीं होश खो बैठा। तभी गीता ऑटो से समीर की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच गई। उसने समीर को रोड के बीच खून से लथपथ देखा। उसके आसपास कोई भी नहीं था। गीता समीर को जल्दी से हॉस्पिटल ले गई। समीर की जान तो बच गई, पर समीर ने अपने पैर हमेशा हमेशा के लिए खो दिए थे। वो अब फिर कभी भी चल नहीं सकता था। जब समीर ने अपने साथ हुई घटना बताई तो कोई भी समीर की बताई हुई बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। पर जब गीता ने उस बस स्टैंड से जुड़ी न्यूज़ रिपोर्ट्स को देखा तो उसके होश ही उड़ गए। गीता ने देखा कि करीबन 10 साल पहले ऐसे ही एक केस में एक आदमी की मौत हुई थी और तब से लेकर आज तक हर साल मसून के महीने में एक आदमी ऐसे ही हादसे का शिकार होता है। और पुलिस को बयान देते वक्त वो सभी एक अजीब सी काली आंखों वाले आदमी के बारे में बात करते हैं। गीता समझ गई थी कि समीर भी उस काली आंखों वाले आदमी का शिकार हुआ है। कुछ ही सालों बाद डिप्रेशन के कारण समीर की मौत हो गई। अब गीता हर साल मॉनसून के महीने में उस बस स्टैंड पर जाती है, इसी उम्मीद में कि उसकी मुलाकात उस काली आंखों वाले आदमी से हो जाए। गीता को हमेशा लगता है शायद वो काली आंखों वाला आदमी भी ऐसे ही किसी भीड़ के नीचे आकर मर गया होगा और अब वो सबसे अपना बदला ले रहा हो। रेशमा उससे ये पूछना चाहती थी कि वो ये सब क्यों कर रहा है, पर रेशमा को वो आदमी आज तक कभी नहीं मिला और शायद कभी मिलेगा भी नहीं। पर आपको क्या लगता है, कौन था वो आदमी और उसने समीर को ही क्यों चुना? ये कहानी 1982 में साउथ अमेरिका के एक बहुत ही खूबसूरत गांव लॉस लेलोज नाम की है, जहां पर चारों तरफ हरियाली और खेत ही खेत है। उन्हीं में से एक खेत के पास डमासो नाम का एक लड़का छुट्टियों में अपने चाचा के घर में रुका हुआ था। उन दिनों लोग अक्सर जल्दी सो जाया करते थे, इसीलिए सब शाम को ही खाना खाकर सो गए थे। डमासो बिस्तर पर लेट तो गया था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बस छत पर लगे पंखे को ही देखे जा रहा था कि तभी अचानक उसे बहुत जोर से जानवरों के करहाने की आवाज आई। वो उठकर बाहर गया तो उसने देखा कि आवाज पास के एक एनिमल शेल्टर से आ रही है, जहां पर बहुत सी गायें थीं। डमासो ने आसमान की ओर देखा तो पूरा आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। उसे लगा कि शायद सभी गायें आने वाले तूफान से घबरा रही हैं, इसीलिए वो गायों को अंदर वाले तबेले में लेकर जाने के लिए उनके पास गया और गायों को बहुत मुश्किल से एक एक करके अंदर वाले तबेले में लेकर जाने लगा। पर डमासो ने कभी गायों को इतना बेचैन नहीं देखा था। इतनी बेचैनी की वजह से डमासो के लिए उन्हें वहां से ले जाना भी मुश्किल हो रहा था। तेज बारिश भी शुरू हो गई थी। बड़ी मुश्किल से जब उसने कई सारी गायों में से कुछ गायों को अंदर वाले तबेले में भेज दिया तो उसे मीट की बहुत ही गंदी बदबू आने लगी। जैसे जैसे वो और गायों को अंदर भेज रहा था और गायें वहां से कम हो रही थी, वो बदबू वैसे वैसे बढ़ती जा रही थी। जब कुछ 5-6 गायें बच गईं, तो उसने देखा कि वहां एक बूढ़ी सी गाय की खून से सनी हुई हड्डियां पड़ी। ये देखकर डमासो वहीं जम गया और जोर से चिल्लाने लगा। पर इससे पहले वो वहां से भाग पाता या कुछ कर पाता, उसको दूर से एक आवाज आई। तेज बारिश के बीच वो मीलों से आती हुई आवाज इतनी भयानक थी कि उसे सुनकर डमासो की रूह कांप गई
और उसे सुनते ही डमासो समझ गया कि वो आज मरने वाला है, क्योंकि वो आवाज एल सिल्बॉन की सीटी की थी, जिसका मतलब था कि एल सिल्बॉन उसके पास आ रहा है। डमासो ने एल सिल्बॉन के कई किस्से सुने थे। उसे याद था कि बचपन में कैसे उसके रिलेटिव्स एक आदमी की कहानी सुनाते थे जिसका एल सिल्बॉन से सामना हुआ था। उसके रिलेटिव्स की कहानी के हिसाब से वो आदमी भी एक ऐसे ही खेत से देर रात अपने घोड़े पर एक फंक्शन में जा रहा था। तभी उस बड़े से वीरान खेत में उस घोड़े का पैर किसी चीज से फिसला। जब उस आदमी ने उतरकर देखा तो वहां एक हिरन की हड्डी पड़ी थी, जिनसे खाया हुआ मांस अभी भी लटक रहा था। इससे पहले कि वो घुड़सवार कुछ समझ पाता, उसे दूर से रूह चीर देने वाली सीटी सुनाई दी। उसने अपने घोड़े को उठाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसे अपने से कुछ ही दूर वाले पेड़ पर किसी बड़ी सी चीज के कूदने की आवाज आई। वो घुड़सवार वहां से भागना चाहता था, लेकिन तभी उसके सर पर जोर से एक हड्डी आकर लगी, जिससे उसका सर फट गया। वो घुड़सवार चीखते हुए मदद मांगने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मौत का चेहरा बनकर 19 फीट का एक भयानक आदमी उसके सामने खड़ा था। सर पर एक हैट, लेकिन शरीर और चेहरा ऐसा जैसे कोई काल हो। उस घुड़सवार ने कभी कोई ऐसा भयानक जीव नहीं देखा था। उसके पास एक हड्डियों से भरी बोरी थी और उसी बोरी में से हड्डियां निकालकर वो उस घुड़सवार को बिना रुके मारने लगा। वो घुड़सवार अपनी जान की भीख मांगता रहा, लेकिन वो आदमी उसके शरीर से हड्डियां निकालकर खाने लगा। अगली सुबह कुछ गांव वालों को गाय चराते हुए वो घुड़सवार नहीं बल्कि उसकी लाश मिली, जो कि एक कंकाल बन चुकी थी। कहते हैं कि वो 19 फीट का कंकाल जैसा दिखने वाला आदमी एल सिल्बॉन है और वो आज भी उस इलाके में भटकता रहता है। डमासो के दिमाग में यही कहानी चल रही थी और इससे पहले वो भाग पाता, एकदम से जमीन पर 19 फीट की एक लंबी सी परछाई बन गई और फिर उस परछाई से भी लंबा एक आदमी निकला, जिसने एक भूसे की हैट पहनी हुई थी और जिसके हर जगह से कटे हुए शरीर से उसका मांस लटक रहा था। ये 19 फीट से भी बड़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि एल सिल्बॉन ही था। वो आदमी उसकी तरफ चलकर आने लगा। उसकी पीठ पर लदी हुई बोरी से, जिससे खून टपक रहा था, हड्डियों के टकराने की आवाज तेज हो रही थी और उससे भी ज्यादा तेज हो रही थी डमासो की दिल की धड़कनें। उसे बचाने के लिए डमासो वहां से भागा और उसने महसूस किया कि एल सिल्बॉन पेड़ों के ऊपर चढ़कर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदकर उसका पीछा कर रहा था। डमासो चिल्लाता रहा, पर एल सिल्बॉन ठीक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो अपने भयानक लंबे हाथ, जिन पर उसी का कटा हुआ मांस लटक रहा था, उसकी तरफ बढ़ाकर उसे मारने की कोशिश करने लगा। तभी एक कुत्ते की भौंकने की आवाज आई, जिसे सुनकर एल सिल्बॉन एकदम से डर से झटपटाया और हवा में कहीं गायब हो गया। जब डमासो ने देखा तो वहां पर उसका पालतू कुत्ता भौंक रहा था और जो शायद डमासो की चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां आया था। डमासो का खुद ये मानना था कि अगर उस दिन उसका कुत्ता वहां नहीं होता तो एल सिल्बॉन के पीठ पर टंगे बैग में डमासो की भी हड्डियां होती। उस रात के बाद डमासो एल सिल्बॉन के बारे में ही सोचता रहता था। उसने अपने रिलेटिव्स और आसपास रहने वाले बाकी लोगों से एल सिल्बॉन की कहानी पूछी, तो जो उन्होंने बताया वो उसके साथ जो हुआ उससे भी कहीं ज्यादा डरावना था। लोगों ने उसे बताया कि एल सिल्बॉन की ये कहानी बिल्कुल सच्ची थी, जिसके मुताबिक एक बिगड़ैल लड़का अपनी छोटी सी फैमिली के साथ उस इलाके में 18वीं सेंचुरी में रहता था। क्योंकि वो लड़का उस परिवार का अकेला बच्चा था, तो उसके माँ बाप और दादा उसकी सारी बातें मानते थे। एक दिन उस लड़के ने डिनर के लिए अपने पापा से हिरन की मीट को लाने को कहा, जिसके बाद उसके पापा अपनी हंटिंग राइफल और एक बोरी लेकर शिकार करने निकल गए। जब कई देर तक उसके पापा वापस घर नहीं आए तो वो लड़का बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया। उसकी माँ ने उस लड़के को उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक बहुत तेज किचन नाइफ दिया और कहा कि वो जाकर अपने पापा को जंगल में ढूंढकर वापस ले आए। जब वो लड़का वापस आया तो उसके साथ उसके पापा तो नहीं थे, पर उस बोरी में मांस के टुकड़े, अंतड़ियां, कुछ ऑर्गन्स और हड्डियां थीं, जो उसने अपनी माँ को जाकर दे दी और हिरन का मांस कहकर पकाने को कहा। उसकी माँ को बोरी के अंदर का मुंह मीट बनाते हुए अजीब लग रहा था और उन्हें शक होने लगा था, तो उस लड़के की माँ ने लड़के के दादाजी को अपना डर बताया, जो सुनकर उसके दादाजी ने उस लड़के को बाहर ले जाकर एक पेड़ से बांध दिया और एक हंटर से उसे जोर जोर से मारने लगे, तब तक जब तक उस लड़के ने सच नहीं बता दिया। एक ऐसा सच जो बहुत ही ज्यादा भयानक था। उस लड़के ने बताया कि जब जंगल में उसे अपने पिता मिले तो वो खाली हाथ थे, क्योंकि वो हिरन का शिकार नहीं कर पाए थे। वो लड़का उनसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और उसी गुस्से में आकर उस लड़के ने अपने पास पड़े चाकू से उनकी जान ले ली और उसी चाकू से उनका मांस निकालकर बाकी शरीर के टुकड़े टुकड़े कर अपनी बोरी में भर लिए और घर आ गया।
ये सच सुनकर उस लड़के के दादा उसे इतनी जोर से हंटर मारने लगे कि उस लड़के के शरीर का मांस उसके शरीर से कट कट के लटकने लगा। उसके दादा ने उसके बाद उसके घाव पर मिर्ची और शराब डालकर उसको पेड़ से खोलकर उसके कंधे पर उसके बाप के मांस और हड्डियों से भरी बोरी डाल दी और उसके पीछे अपने 2 भयानक कुत्ते छोड़कर उसे हमेशा के लिए भटकने के लिए छोड़ दिया। कहते हैं कि उस दिन के बाद से आज तक उस लड़के की आत्मा एल सिल्बॉन के नाम से भटकने लगी। उस इलाके में रहने वाले लगभग सभी लोगों का मानना है कि उनका एक ना एक बार एल सिल्बॉन से सामना जरूर हुआ है, जो पेड़ों में बैठकर एक अलग ही तरीके से सीटी बजाता है और जो भी देर रात खेतों में घूमता है उस पर एक जानवर की तरह अटैक करता है। कहते हैं कि वो बस कुत्तों से डरता है और इसीलिए उस इलाके के सभी घरों में लोगों ने कुत्ते पाले हुए हैं। डमासो उस रात अपने कुत्ते की वजह से बच गया, वरना वो भी आज एल सिल्बॉन का शिकार हो जाता। बारिश की वो रात। कहते हैं बारिश का मौसम बड़ा ही सुहाना होता है। हर तरफ हरियाली और गीली मिट्टी की वो दिल को खुश कर देने वाली एक खुशबू। हर चीज की खूबसूरती मानो दुगनी हो जाती है। आप कहीं भी जाओ लगता है जैसे बारिश आपका पीछा ही कर रही हो। पर अगर आपका पीछा बारिश के अलावा कोई और भी कर रहा हो तो? ये कहानी 24 साल के वरुण की है। वरुण दिल्ली से मुंबई अपनी जॉब के सिलसिले में आया था। हालांकि उसे मुंबई की फास्ट लाइफ कुछ खास पसंद नहीं थी, पर वो अपने काम के लिए बहुत पैशनेट था। अपने करियर को एक नई सीढ़ी पर ले जाने के लिए वो कुछ समय के लिए मुंबई आया था। वरुण अक्सर अपने ऑफिस से लेट निकलता था, कभी कभी तो इतना लेट कि वो ऑफिस से निकलने वाला आखिरी इंसान होता था। ऐसी ही एक रात वरुण को ऑफिस में बैठे बैठे रात के 11 बज गए थे। वो अपना सामान पैक करके बिल्डिंग से बाहर निकला तो उसने देखा कि बहुत ही घमासान बारिश हो रही है। अब ना ही वरुण को कोई ऑटो रिक्शा मिल रहा था और ना ही कोई कैब। वो बस एक कोने में खड़ा बारिश से बचने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक से वरुण के सर पर बूंदें पड़ना बंद हो गईं। उसने सर उठाकर देखा तो उसके सर पर एक छाता था और वो छाता लिए उसके साथ ही एक आदमी खड़ा हुआ था। वरुण ने मुस्कुराकर उस आदमी को थैंक यू कहा, पर उस आदमी ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप खड़ा रहा। वरुण ने फिर से उस आदमी से बात करने की कोशिश की। वरुण ने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके जैसे लोग बहुत ही कम मिलते हैं। इस पर उस आदमी ने कुछ सेकंड्स बाद अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, मेरा क्या है, मैं तो एक फकीर हूं। कल किसी और को मिला था, आज तुम्हें मिला हूं और कल किसी और को मिलूंगा। वरुण को उस आदमी की बात थोड़ी अजीब लगी। उसे लगा कि शायद वो आदमी नशे में है। वरुण तुरंत उसके छाते से निकलकर रोड पर चलने लगा, इस उम्मीद में कि शायद आगे उसे ऑटो मिल जाएगा। पर बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश में चलते चलते वरुण के पैर जैसे ही जमीन पर पड़ रहे थे तो एक आवाज आ रही थी, छप्पा। पर कुछ दूर चलते ही वरुण ने नोटिस किया कि वो आवाज अब 2 बार आने लगी थी। मतलब उसके कदमों की आवाज के अलावा एक और कदमों की आवाज, मानो कोई उसके पीछे पीछे ही चल रहा हो। वरुण ने मुड़कर पीछे देखा तो उसके पीछे कोई भी नहीं था। वरुण के लिए ये पूरा शहर ही नया था। उसे रास्तों का इतना अंदाजा नहीं था, पर क्योंकि उसका घर ऑफिस के पास ही था तो वो जैसे तैसे पैदल ही अपने घर पहुंच गया। उस रात वरुण का रूममेट भी फ्लैट पर नहीं था। कुछ दिनों के लिए वो अपने घर गया था। वरुण अक्सर ऑफिस से आकर ही सो जाता था, पर आज का दिन कुछ अलग था। बिस्तर पर लेटा हुआ वरुण सोने की जितनी भी कोशिश करता, उसे नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसका फ्लैट बिल्डिंग के 6th फ्लोर पर था और बाहर चल रही तेज हवा और बारिश से उसके कमरे में लगी खिड़की जोर जोर से बज रही थी। आसमान में जोरों की बिजली भी कड़क रही थी। ऐसा लग रहा था कि कभी भी कोई बादल फट जाएगा और इसी शोर की वजह से उसके लिए पूरा माहौल बहुत ही डरावना हो गया था। वरुण की सोने की नाकाम कोशिशों के बाद वो किचन से पानी लेने के लिए उठा, पर जैसे ही वरुण ने अपने पैर कमरे के फर्श पर रखे वो चौंक गया, क्योंकि वरुण के कमरे का फर्श गीला था। उसने उठकर ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि कमरे की खिड़की थोड़ी खुली होने की वजह से पानी कमरे के अंदर आ गया था। वरुण तेजी से उस खिड़की को बंद करने गया और जैसे ही उसने खिड़की बंद की, खिड़की के कांच पर उसे एक हाथ दिखाई दिया। उस हाथ को देखकर वरुण की चीख निकल गई। 6th फ्लोर की खिड़की पर किसी का हाथ कैसे आ सकता था? वरुण डर के मारे अपने बिस्तर पर वापस चढ़ गया और उसकी आंखों के सामने वो हाथ वहां से गायब हो गया। वरुण को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, अचानक से फ्लैट की लाइट ही चली गई। वरुण ने अपने मुंबई के एक दोस्त को कॉल लगाने के लिए अपना फोन उठाया तो उसने देखा कि फोन को चार्जिंग पर लगाने के बावजूद उसका पूरा फोन डिस्चार्ज था, उसमें बैटरी ही नहीं थी। ये देखकर वरुण की हालत अब और खराब होने लगी थी। तभी उसे किचन से एक जोर से कांच टूटने की आवाज आई। वरुण उठकर किचन में गया तो किचन के फर्श पर एक कांच की टूटी हुई बोतल पड़ी हुई थी। नजर घुमाकर देखने पर वरुण को किचन में एक काली बिल्ली दिखी। वरुण को लगा कि शायद वो बोतल उसी बिल्ली की वजह से टूटी थी। वरुण की जान में जान आई।
उसने खुद को समझाया कि इतनी तेज बारिश की रात में अकेले होने की वजह से वरुण को अजीब चीजें दिखाई दे रही हैं। उसने खुद को संभाला और किचन का कांच साफ करके अपने कमरे में वापस जाने लगा, पर वो नहीं जानता था कि उसके साथ अब क्या होने वाला था। जैसे ही वरुण अपने कमरे में वापस पहुंचा, उसकी रूह उसके शरीर से बाहर आ गई। उसके कमरे के एक कोने में वही आदमी खड़ा था जो उसे ऑफिस के नीचे छाते के साथ मिला था। वो आदमी बस वहां चुपचाप खड़ा हुआ था और उसके पूरे शरीर से पानी बह रहा था। बिजली कड़कने पर वरुण को उस आदमी का पूरा शरीर दिखा। उसकी चमड़ी पूरी तरह से नीली पड़ी थी। वो उसे देखकर सुन्न पड़ गया था। उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। तभी उस आदमी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और वरुण से कहा, मैं तो बस मदद करना चाहता था, पर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? वरुण को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, बहुत जोर से बिजली कड़की और वो आदमी अचानक से वरुण के बहुत करीब आ गया। उसका चेहरा बेहद डरावना था। अचानक उस आदमी का शरीर फूलने लगा, जैसे मानो उसके शरीर के अंदर कुछ भरा हुआ हो। तभी एकदम से वरुण के कमरे में पानी भरने लगा। चारों तरफ पानी ही पानी था। इससे पहले कि वरुण कुछ कर पाता, वो पानी में डूबने लगा। वरुण को सांस ही नहीं आ रही थी और वो पानी में डूबता जा रहा था। अगली सुबह जब वरुण का रूममेट घर आया तो उसने वरुण को फर्श पर गिरा हुआ पाया। उसने जैसे तैसे वरुण को उठाने की कोशिश की तो वरुण के मुंह से बहुत सारा पानी निकला, जैसे उसे किसी ने समुंदर से निकाला हो। वरुण होश में आया और उसने अपने रूममेट को पूरी बात बताई। जब वो डूब रहा था तो वरुण को एक सपना आया, मानो वो उस आदमी की जिंदगी को देख पा रहा था। उसने देखा कि एक ऐसी ही रात जब बहुत बारिश हो रही थी, वो आदमी ऑफिस से अपने घर जा रहा था। बारिश इतनी तेज थी कि जगह जगह पर बहुत पानी भर गया था। वो आदमी ऑफिस के नीचे खड़ा ऑटो ढूंढ रहा था। तभी उसके पास आकर एक औरत खड़ी हो गई। कुछ देर बाद उस औरत को लेने एक गाड़ी वहां पर आई, पर गाड़ी में बैठते समय उस आदमी ने देखा कि उस औरत का दुपट्टा गाड़ी के दरवाजे से बाहर निकल रहा था। बस उस औरत को यही बताने के लिए वो आदमी उस गाड़ी के पीछे तेजी से गया और उसका पैर एक बहुत ही गहरे गड्ढे में पड़ गया। वो गड्ढा इतना गहरा था कि वो उसके अंदर डूबने लगा और इससे पहले कि कोई उसे बचा पाता, उसके लंग्स में पानी भर गया था और उसकी वही मौत हो गई। जब वरुण ने अपने ऑफिस के एरिया के पास जाकर लोगों से इस बारे में पूछा तो उसे पता चला कि कुछ साल पहले एक पतला बूढ़ा आदमी वहीं बारिश में गड्ढे में मर गया था। ये सुनकर वरुण का दिल दहल गया था। कल रात उसकी मुलाकात जिस आदमी से हुई थी वो वाकई उसी बूढ़े आदमी की आत्मा थी। वरुण ने अगले ही दिन अपनी फ्लाइट बुक की और वापस अपने घर दिल्ली चला गया। उस दिन के बाद से वरुण को वो इंसान कभी नहीं दिखा, लेकिन आज भी तेज बारिश होते ही वरुण घबराहट के मारे कपकपाने लगता है। शुभम और चेतना की शादी को अभी 1 ही साल बीता था। वो लोग पहली बार एक साथ रोड ट्रिप पर निकले थे और इसी के चलते वो बहुत एक्साइटेड थे। वो दोनों अपनी डेस्टिनेशन पर सुबह जल्दी पहुंचना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रात में ही ड्राइव करने का डिसीजन लिया। लगभग आधा रास्ता कवर करने के बाद अचानक से आसमान में घने बादल छाने लगे और जोरों से बिजली कड़कने लगी। इससे पहले कि वो दोनों कुछ सोच पाते, वही काले बादल भयानक तरीके से बरसना शुरू हो गए। कुछ ही पलों में एक भयंकर तूफान आ गया और शुभम को गाड़ी चलाने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि शुभम आगे कुछ देख नहीं पा रहा था। उसने गाड़ी रोड के साइड में लगा दी। तूफान अब इतना बढ़ चुका था कि चेतना घबराने लगी। तभी शुभम को रोड के बाईं तरफ एक बड़ी सी हवेली दिखाई दी। वो वहां जाना तो नहीं चाहता था, पर तूफान के रुकने के कोई आसार नहीं लग रहे थे और रोड पर रुके रहना उसे सही नहीं लग रहा था। शुभम ने अपनी गाड़ी उस हवेली की तरफ ले ली। वो हवेली बहुत ही बड़ी और खूबसूरत थी। गाड़ी से उतरकर उन्होंने उस हवेली का बड़ा सा दरवाजा खटखटाया, पर किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। कुछ देर तक दरवाजा खटखटाने पर भी नहीं आया तो उन्हें लगा कि शायद घर पर कोई नहीं है। वो दोनों वहां से जाने लगे कि तभी बाहर का तूफान और भी ज्यादा भयंकर हो गया और बिजली इतनी जोर से कड़कने लगी कि मानो आसमान को चीर रही हो। शुभम ने अब बिना कुछ सोचे समझे हवेली के कोने में लगा शीशा पत्थर से तोड़ दिया और खिड़की खोलकर चेतना को लेकर अंदर कूद गया। हवेली के उस कमरे में बहुत अंधेरा था। शुभम उस कमरे की लाइट जलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद उस घर में बिजली नहीं थी। चेतना उस कमरे को अपने मोबाइल टॉर्च की लाइट में एक्सप्लोर करने लगी। उस कमरे के एक कोने में एक बक्सा पड़ा था जिसके ऊपर कुछ कैंडल्स रखी थी। चेतना ने वो कैंडल्स शुभम को दी और खुद वो उस बक्से को खोलकर देखने लगी। उस बक्से के अंदर बड़े सारे कपड़े, पायल, घुंघरू और श्रृंगार का सामान रखा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कमरा और सामान किसी रानी का हो। इतने में शुभम ने कैंडल्स जला दी और कमरे में रोशनी आ गई। वो दोनों उसी कमरे में बैठ गए और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे।
बैठे बैठे शुभम की आंख लग गई। कुछ देर बाद चेतना को टॉयलेट जाना था तो वो शुभम को बिना डिस्टर्ब किए एक कैंडल लेकर वॉशरूम ढूंढने चली गई। शुभम वही बैठा बैठा सो चुका था, लेकिन अचानक उसे घुंघरू की आवाज आई जिससे उसकी नींद टूट गई। उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई औरत घुंघरू पहने उसके पीछे से गुजरी हो। शुभम अचानक से मुड़ा पर उसके पीछे कोई भी नहीं था। कमरे में चेतना को ना पाकर वो थोड़ा घबरा गया और उस कमरे से बाहर निकलकर हवेली में चेतना को ढूंढने लगा। तभी वो घुंघरू की आवाज और तेज हो गई। शुभम को ऐसा लगा जैसे कोई औरत उसी की तरफ आगे बढ़ रही है। अचानक से शुभम की तरफ एक तेज हवा का झोंका आया जिससे उसकी कैंडल बुझ गई और चारों तरफ अंधेरा हो गया। घुंघरू की आवाज भी हवा के झोंके के साथ बंद हो गई, लेकिन अब शुभम को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके एकदम पास खड़ा है। जोरों से बिजली कट गई और उस बिजली की चमक में उसने जो देखा उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके ठीक सामने एक भयानक चुड़ैल खड़ी थी। वो शुभम को देखते ही उसके ऊपर जोर से चिल्लाई और उस कॉरिडोर में लगे कांच चकनाचूर हो गए। शुभम घबरा उठा और वहां से उल्टे कदम भागा। भागते भागते वो उसी कमरे में वापस आ गया, लेकिन जब वो कमरे में आया तो उसकी रूह कांप उठी। चेतना का शरीर हवा में था और उसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। उसके माथे पर एक लाल रंग का टीका था और उसके बाल और आंखों का काजल बिखरा हुआ था। शुभम ने सहमी आवाज में चेतना को पुकारा, पर सामने से जो जवाब आया उससे शुभम के होश ही उड़ गए। हामी मंजिका। शुभम को ऐसा लगा जैसे चेतना ने उस पर कोई दहाड़ लगाई हो। वो फिर भी हिम्मत करके चेतना के नजदीक जाने लगा कि तभी शुभम की आंखों के सामने चेतना के दोनों पैर उल्टे हो गए। ये देखकर शुभम की चीख निकल गई और तभी अंजलिका की आत्मा ने उसे जोर से धक्का दिया और वो कमरे के एक कोने में जा गिरा। शुभम का दिल डर के मारे जोर जोर से धड़क रहा था। अंजलिका ने जमीन पर पड़े शुभम का गला पकड़ा और उसे हवा में उठा लिया। शुभम को अब सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी कि तभी उस हवेली में एक गाना गूंज उठा और उस आवाज के आते ही मंजुलिका हवा के झोंके की तरह चेतना के शरीर से बाहर निकली और गायब हो गई। चेतना बेहोश होकर नीचे गिर गई। शुभम ने उसे उठाया और जिस खिड़की को तोड़कर वो अंदर आया था उसी से वो बाहर भाग गया। उसने चेतना को गाड़ी की पिछली सीट पर लिटाया और उस तूफान में ही वहां से भाग गया। चेतना को अपने साथ हुए हादसे के बारे में कुछ भी याद नहीं था, लेकिन शुभम अपने साथ हुआ ये हादसा फिर कभी नहीं भूल पाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल लायरा इनसाइट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।